हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोई भी कोलिजन इफेक्टिव कैसे होती है, उसके कंडीशंस क्या क्या है। सो कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स। इसमें पहला आपका कंडीशन है एनर्जी बैरियर, कि जो कोलिजन है वो एनर्जेटिक होना चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं आपका ओरिएंटेशन बैरियर, दैट इज ओरिएंटेशन बैरियर। तो आइए ये दोनों देखते हैं हम। तो जो पहला अपना कंडीशन है एनर्जी बैरियर, देखिए क्या होता है कि जो भी पार्टिकल हैं वो पार्टिकल की एनर्जी सेम सेम नहीं होती है। तो पार्टिकल जब कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने के बाद कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी होती है जो कि वो रिएक्शन को कैरिड आउट कर ले। जैसे मैंने क्या किया कि मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ आपके लिए। ये देखो आप, ये ग्राफ है और ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ आपका फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एंड आपके एनर्जी के बीच का ग्राफ है। अब ये जो कर्व होगा वो कर्व कुछ ऐसा होगा आपका, ऐसा। अब आपका एक मिनिमम एनर्जी होता है जो कि यहाँ पे कहीं है आपका, और इस मिनिमम एनर्जी के से ज़्यादा या इतना ही होना चाहिए, इतने एनर्जी से ज़्यादा या इतना एनर्जी होना चाहिए किसी पार्टिकल के पास, तभी वो रिएक्शन कैरिड आउट कर सकता है। और ये जो एनर्जी है, इससे कम एनर्जी वाले पार्टिकल क्या होंगे कि वो टक्कर तो करेंगे, लेकिन टक्कर करने के बाद बैक टू अपने रिएक्टेंट वाले फॉर्म में आ जाएंगे। सो E corresponds to minimum energy for effective collision in a hypothetical reaction, in a hypothetical reaction. This energy is called energy barrier. This energy is called energy barrier. कि ये एनर्जी अगर किसी पार्टिकल के पास ना हो तो वो बैक टू अपने रिएक्टेंट फॉर्म में चला आता है। अगर किसी पार्टिकल के पास ये मिनिमम एनर्जी होगी तो वो आपका इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है। तो देखिए, द reacting species
the reacting species must be provided with sufficient energy to cross the energy barrier. So अब होता क्या है कि यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ बना के समझाता हूँ। जैसे ये एक आपका रिएक्शन है, इसका ग्राफ क्या होगा कि यहाँ हमने रखा है एनर्जी और यहाँ है आपका रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, सो रिएक्शन प्रोग्रेस है। अब ये है आपका रिएक्टेंट लाइन, यहाँ से इस जगह से रिएक्टेंट लाइन आया है और ये आपका ऊपर जा रहा है और ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हुआ है आपका ये प्रोडक्ट में। सो यहाँ पे है रिएक्टेंट लाइन, मैं यहाँ R लिख दे रहा हूँ और ये है आपका प्रोडक्ट लाइन, यहाँ P लिख दिया मैंने। अब देखिए क्या होगा कि ये रिएक्टेंट से हमने क्या किया है, रिएक्टेंट के बॉटम से हमने उस रिएक्टेंट को एक एनर्जी दी है। अब ये एनर्जी देने के बाद जो रिएक्टेंट है वो खुद ब खुद प्रोडक्ट में जो है चेंज हो जाएगा। इसी एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी बैरियर बोलते हैं। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है किसी रिएक्टेंट को मिल जाए तो वो क्या बनाता है, इस पॉइंट पर जो चीज़ आपका बना है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और जो स्टेट है उसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कहने का मतलब कि अगर किसी रिएक्टेंट को बैरियर एनर्जी मिल जाए, एनर्जी दैट इज बैरियर एनर्जी, कहने का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। यहाँ क्या होता है, यहाँ पार्शियल बॉन्डेड बॉन्ड्स बनती हैं एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स में। और ये जहाँ पे बनता है, जो जगह है ये जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जिस जगह पे बनता है आपका, उस जगह को हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अब आइए और भी एक ग्राफ देख लेते हैं हम। ये देखें, यहाँ लिया हमने एनर्जी और यहाँ लिया है हमने आपका रिएक्शन प्रोग्रेस। अब मान लिया आप कि ये आपका रिएक्टेंट लाइन है और ये आपका यहाँ से ये आया यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन। यहाँ मैंने लिख दिया रिएक्टेंट, यहाँ लिखा प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट के बॉटम से हम ऊपर की ओर जाएंगे। सो ये जो एनर्जी है इसे हम बोलते हैं यही आपकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। और ये इसी को हम बोलते हैं क्या, बैरियर एनर्जी, है ना। और एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है उसको भी समझते हैं आइए। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी, कई बार क्वेश्चन में आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। सो कि वो एनर्जी जो किसी पार्टिकल के पास हो और वो एनर्जी लेकर के पार्टिकल जो है प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो यहाँ हम जो एनर्जी की बात कर रहे हैं वो टोटल एनर्जी है, यानी पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी और प्लस
उसके पास वो मूवमेंट के वजह से एक एनर्जी होना चाहिए जिसे हम एक्टिवेशन या बैरियर एनर्जी कहते हैं, और वो टोटल एनर्जी ही आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। दैट इज आपका कि एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर इस ग्राफ को हम क्लोजली देखें तो हमें क्या दिखेगा कि ये तो ये है ही, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट के पास ये वाला है आपका, ये वाला पार्ट, और ये जो पार्ट ऑफ जो आपका एनर्जी है इसको हम बोलते हैं डेल्टा फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो हम बोल सकते क्या कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस डेल्टा फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सो ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ आ गया है। तो इस तरीके से हम थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालते हैं। अब कुछ नोट मैं आपको लिखाता हूँ, कुछ खास बातें इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए क्या क्या खास बात है इनके बारे में। सो नोट, पहली खास बात क्या है इसके बारे में कि रिएक्शन या एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक होगा, हमें एक एनर्जी बैरियर, एक एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा लगेगी। अगर आपने देखा नहीं तो आप देख सकते हो, फिर से मैं स्लाइड पीछे कर रहा हूँ कि ये जो आपका रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका डेल्टा एच आपका क्या है, पॉजिटिव है, और ये आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इंडोथर्मिक रिएक्शन में भी एक बैरियर एनर्जी आपकी लग रही है, यहाँ पे देखो आप। और इस जगह पे अगर आप देखो तो ये आपका डेल्टा एच जो है, वो डेल्टा एच आपका लेस देन ज़ीरो है, और लेस देन ज़ीरो होने की वजह से ये जो आपका रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, और दोनों में ही आपका एक बैरियर एनर्जी लग रही है। सो एवरी केमिकल रिएक्शन has an barrier energy है ना, which has to be overcome before reactant may transformed into प्रोडक्ट। तो कभी भी किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए हमें ये एनर्जी लगेगी, चाहे रिएक्शन कैसा भी हो। दूसरी बात है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है किसी रिएक्शन का, तो वो रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा रिएक्शन। सो दूसरी बात क्या है, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इज लो, तो जो इफेक्टिव कोलिजन होंगे वो इफेक्टिव कोलिजन आपके बहुत ही कम एनर्जी में ही हो जाएंगे, है ना। इफेक्टिव कोलिजन को ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं लगेगा, एंड रिएक्शन
will be fast. So, and reaction will be fast. तीसरी बात, अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बहुत हाई है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. फॉर अ रिएक्शन इज हाई देन रिएक्शन विल स्लो. फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमने किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमें उसका इंथैल्पी निकालना है. जैसे मैं आपको ग्राफ से बताता हूँ, आ जाओ. ये देखो, ये एक आपका यहाँ एनर्जी है और यहाँ रिएक्शन प्रोग्रेस है. अब ये यहाँ से आपका रिएक्टेंट चल रहा है और ये कन्वर्ट हुआ और ये यहाँ है आपका प्रोडक्ट में. यहाँ से ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट. अब हमें समझना क्या है कि अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट के बॉटम से हमने क्या किया कि एक लाइन मैक्सिमम तक गए और इसे बोला EAF. सो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी EAF. अब मान लीजिए प्रोडक्ट से रिएक्टेंट एक रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट के बॉटम से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने क्या किया, इस मैक्सिमम तक का एक लाइन लिया और इसको हमने बोला EAB, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन. अब ये भी हमने निकाल लिया, EAF भी हमने निकाल लिया. अब बात क्या है कि अगर हम इस रिएक्शन को बड़े गौर से देखें तो ये रिएक्शन अगर दोनों एक साथ हो, दैट इज कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है आपका रिएक्टेंट में, तो उस जगह पर जो आपका डेल्टा H आएगा, इस रिएक्शन का जो आपका इंथैल्पी आएगा वो इंथैल्पी देखो आप क्या आएगा कि EAF माइनस EAB इज इक्वल्स टू डेल्टा H. सो ये कभी भी आपका वैलिड होगा कि फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी आपका उस रिएक्शन के इंथैल्पी को दे सकता है, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो. तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे.